Now after the sides, let us talk about adjacent vertices. कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए एडजेसेंट का मतलब होता है नेबरिंग, मतलब बगल वाला, और वर्टेक्स का मतलब हमने डिस्कस किया जहां पर दो लाइन सेगमेंट्स मीट करेंगी. एडजेसेंट वर्टेक्स, द एंड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर नोन एज एडजेसेंट vertices. Vertices actually plural form है vertex का. And vertex we know is the common meeting point of two sides और two line segments का जो common meeting point होगा उसे vertex बोलेंगे. Adjacent vertices ये हो जाएंगे जहां पर पॉलीगॉन के दो साइड्स आकर मिलेंगे या जो उनके दो एंड पॉइंट होंगे, दो साइड्स के एंड पॉइंट होंगे, उन्हें हम एडजेसेंट वर्टाइसेस कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें साइड ए बी एंड साइड ए सी, इन दोनों साइड का जो कॉमन पॉइंट है वो है पॉइंट ए, तो पॉइंट ए हो जाएगा वर्टेक्स. सिमिलरली साइड ए बी एंड साइड बी डी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है पॉइंट बी, तो पॉइंट बी हो जाएगा वर्टेक्स. थर्ड साइड बी डी एंड सी डी, इन दोनों साइड्स का कॉमन पॉइंट है पॉइंट डी, तो ये हो जाएगा वर्टेक्स. एंड सिमिलरली साइड सी डी एंड साइड ए सी, इन दोनों का कॉमन पॉइंट है पॉइंट सी, तो ये हो जाएगा इनका वर्टेक्स. और एडजेसेंट वर्टेक्स का मतलब नेबरिंग वर्टेक्स, तो ए का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा बी, ए का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा सी. सिमिलरली बी का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा ए एज वेल एज सी, सॉरी डी. डी का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा बी एंड सी. सी का एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा डी एंड ए. तो एडजेसेंट वर्टेक्स का मतलब उनके नेबरिंग साइड्स. Here it is written in the polygon ABDC, A and B are adjacent vertex, B and D are adjacent vertex, D and C are adjacent vertex, and C and A are adjacent vertex. Plural form में हो जाए. Now after the adjacent vertices, let us move on to the diagonals. Very important to understand. The line segment formed by joining non-adjacent vertices. Very important. Non-adjacent vertices. Now what is the meaning of non-adjacent vertices? Now adjacent vertices हमने समझा कि नेबरिंग कॉर्नर्स को बोलते हैं. नॉन एडजेसेंट मतलब जो नेबर्स नहीं है, जिनका कोई कॉमन, ऐसे साइड्स जिनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी डी, दे आर नॉन एडजेसेंट साइड्स और इनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इनका कोई भी कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं है. सिमिलरली बी डी एंड ए सी, दीज आर ऑल्सो टू नॉन एडजेसेंट साइड्स. और नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस के बारे में बात करें तो वर्टेक्स ए का नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों नेबर्स नहीं है, कोई भी दो साइड से ये दोनों मीट नहीं कर रहे हैं, इनका कोई भी कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं है. सिमिलरली वर्टेक्स बी का नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा सी, इनमें कोई भी कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं है. तो जब कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, वो नेबर्स नहीं होंगे, तो उसे बोलेंगे नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस. और डायगोनल्स इसी से बनते हैं. डायगोनल्स बनते हैं ऐसी लाइन सेगमेंट जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, उसे डायगोनल बोलेंगे. डायगोनल को आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ केसेस में बोल सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी बोल सकते हैं. आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर ए और डी तो ऑपोजिट वर्टेक्स हैं, तो क्या ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कहेंगे?
कुछ केसेस में ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वाड्रिलेटरल है, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो ऑपोजिट कॉर्नर्स को या ऑपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल होगी। बट व्हाट इफ द केस इफ इट इज अ पेंटागन। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पेंटागन ले लें, ये हमने एक पेंटागन बना लिया, और अगर आप इस पेंटागन में देखें तो यहां पर हमारे पास 5 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी एंड ए। और अब अगर डायगोनल की डेफिनेशन आप ये समझो कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो वर्टेक्स ए का ऑपोजिट तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें, और यहीं से डायगोनल की एक्चुअल डेफिनेशन आपको समझनी है कि ऑपोजिट कॉर्नर या ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं, नॉन एडजेसेंट मतलब नॉन नेबरिंग, जैसे ए का बी नेबर है और ई भी नेबर है, मतलब ए के एडजेसेंट वर्टेक्स बी और ई हैं, लेकिन सी और डी उसके नेबर्स। तो ए के एडजेसेंट वर्टेक्स बी और ई तो हैं, पर सी और डी नहीं है, और इसीलिए ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन भी डायगोनल कहलाएगी। तो डायगोनल का एक्चुअल मीनिंग समझिएगा, नॉन एडजेसेंट मतलब ऐसे वर्टेक्सेस को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो नेबर्स नहीं है, जिनका कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं है, ऐसी लाइन सेगमेंट्स को हम डायगोनल बोलेंगे। यहां पर AC AD डायगोनल हो जाएंगे। तो जनरली डायगोनल का हम जो फिगर्स जो जनरली बनाया जाता है वो एक क्वाड्रिलेटरल या स्क्वायर देखकर हम बनाते हैं, और जहां पर ऑपोजिट, जैसे यहां पर आप जो ऊपर डायग्राम दिया है, यहां पर इन्होंने A और D को जोड़ दिया, ये डायगोनल बोल दिया AD। इन्होंने B और C को जोड़ दिया, इसे भी डायगोनल बोल दिया। तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी, डायगोनल का मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन। बात इस केस में ठीक भी है, लेकिन ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को डायगोनल कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन जो वो ये है कि ऐसे दो वर्टेक्स जो एक दूसरे के नेबर नहीं हैं, जो एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम डायगोनल कहेंगे। ये मैंने पेंटागन के फॉर्म में आपको समझाया कि ए और सी ये दोनों नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, ए और सी नॉन एडजेसेंट, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, इन दोनों वर्टेक्सेस को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट डायगोनल कहलाएगी। सिमिलरली ए और डी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन भी डायगोनल कहलाएगी। तो जनरली डायगोनल में कंफ्यूजन होता है कि ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को हम लाइन सेगमेंट को क्या हम डायगोनल कहते हैं। हाँ, स्क्वायर के केस में या क्वाड्रिलेटरल के केस में, रेक्टेंगल के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर पेंटागन आ जाए या हेक्सागन आ जाए तब आपको डायगोनल की एक्चुअल डेफिनेशन याद रखनी है, और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस अगर आ जाए तो भी आपको ये याद रखना है कि डायगोनल का मतलब ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं होता है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होता है। यहां पर ये क्वेश्चन बन सकता है। छोटे छोटे बेसिक पॉइंट आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर इसी तरह के क्वेश्चन से भरा हुआ होगा। रेगुलर डेफिनेशंस नहीं होंगे, रेगुलर पॉइंट्स नहीं होंगे, कंसेप्चुअल पॉइंट्स होंगे, समझने वाले पॉइंट्स होंगे। क्वेश्चन को समझने पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना, और इसीलिए शुरू हो रहा है आज से आपका एक्स्ट्रा क्लासेस। ना इस पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करने के लिए आप एक ट्राइंगल को इमेजिन करें। यह है ट्राइंगल, वर्टेक्स ए, बी एंड सी। अब यहां पर आप देखिए तो कोई भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है ही नहीं। ए का वर्टेक्स एडजेसेंट वर्टेक्स बी भी है और सी भी है, बी का एडजेसेंट वर्टेक्स सी भी है और ए भी है, सी का एडजेसेंट वर्टेक्स ए भी है और बी भी है। अब यहां पर क्योंकि कोई नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है ही नहीं, तो आप ज्वाइन किसको करेंगे, और इसीलिए ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं है। ट्राइंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स ही नहीं है। और इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि डायगोनल की एक्चुअल डेफिनेशन यह है कि नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब ऐसे वर्टेक्स जो नेबर नहीं है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डायगोनल कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द एंगल्स। देखने में सिंपल लगता है, बहुत बार देखा भी है, ऐसा लगता है एंगल है, पर उसकी एक्चुअल डेफिनेशन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंगल, अब इसको समझिएगा, एक
पॉइंट हमने लिया ए, और इस पॉइंट ए से हमने दो रेज निकाले, एक हमने निकाला रे ए सी और एक हमने निकाला रे ए बी। इन दोनों रेज के बीच में, दोनों रेज का कॉमन पॉइंट ए है, तो ए इनका वर्टेक्स है, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं। और इन दोनों रेज के बीच में ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, सपोज आप पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी तक अगर आप जाते हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसी रोटेशन को हम कहते हैं एंगल। द वैल्यू ऑफ रोटेशन, जो ये जो रोटेशन हुआ है रे एसी का रे एबी तक, इसी को एंगल कहा जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है, इसको जो मेजर किया जाता है, उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं। फाइन पॉइंट समझ लेते हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। दो रे हैं AC AB, कॉमन पॉइंट A से स्टार्ट हो रही है। द टू रेज फॉर्मिंग एन एंगल आर नोन एज साइड्स और आर्म्स ऑफ द एंगल। ये जो दो रे हैं AC, इसे बोलेंगे आर्म्स। AB, दिस इज ऑल्सो अ आर्म। मैंने प्लूरल फॉर्म में लिख दिया आर्म्स, बट यू अंडरस्टैंड दैट दे आर द आर्म, या इसे हम साइड्स भी कह सकते हैं। Will also be called as sides of the angle. And the common point of the ray, दोनों ही रे का कॉमन पॉइंट जो पॉइंट A है, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में समझेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री ऑफ द एंगल एज वी मूव। फिगर देखेंगे, AB इज अ आर्म या साइड कह सकते हैं, AC इज अ आर्म। कॉमन पॉइंट इनका दोनों ही रेस का A है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा। AC और AB दो आर्म्स हो जाएंगे, और इनके बीच का ये जो रोटेशन वैल्यू है, ये एंगल हो जाएगा। A यहां पर वर्टेक्स हो जाएगा। अब बात करेंगे नेमिंग एन एंगल। किसी भी एंगल का हम नाम कैसे रख सकते हैं। वी यूज अ सिंबल, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल होता है एंगल का। और सिंबल को नेम करने के अलग अलग तरीके हैं। क्या क्या डिफरेंट वेज हैं, देखते हैं। सबसे पहला जो मेथड है एंगल को नेम करने का, वो होता है द नेम ऑफ एंगल कैन बी रिटन यूजिंग द लेटर एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यहां पर वर्टेक्स है Q, तो सबसे पहले हम अगर इस एंगल का नाम रखना चाहें तो हम बोल सकते हैं एंगल Q। तो पहला जो तरीका है वो वर्टेक्स जो एंगल का है उसके बेसिस पर हम नाम रख सकते हैं। यहां पर जो वर्टेक्स है वो Q है, उस पॉइंट को हमने Q नाम दिया है, तो हम इसे एंगल Q बोल सकते हैं। तो पहला जो तरीका हो गया एंगल को नेम करने का, वो वर्टेक्स के बेसिस पर हो गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा मेथड देखेंगे। अच्छा, सेकंड जो मेथड है वो 3 कैपिटल लेटर को यूज करके हम बना सकते हैं, जिसमें वर्टेक्स वाला जो लेटर है वो बीच में लिखेंगे। जैसे कि इस एंगल का हम नाम रख सकते हैं, आप स्टार्ट करेंगे पॉइंट P से, तब आप Q पर आएंगे एंड फाइनली आप R पे जाएंगे, तो हम इसे बोल सकते हैं एंगल PQR। और इसी एंगल PQR को आप R से शुरू करके Q तक जाएंगे और Q से P तक जाएंगे, तो इसी को हम एंगल RQP भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टेक्स जो मिडिल पॉइंट है, जो उनका दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, वो हमेशा मिडिल में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। इसे आप RP क्यों नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप PR क्यों नहीं बोल सकते, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स का जो पॉइंट Q है वो हमेशा मिडिल में रहेगा, अगर आप तीनों लेटर्स को यूज करके एंगल की नेमिंग कर रहे हैं तो इसे हम बोल सकते हैं एंगल PQR और एंगल RQP। दिस इज द सेकेंड वे। एक और तरीका है इसको नेमिंग करने का। द थर्ड वे, वी कैन ऑल्सो नेम द एंगल बाय प्लेसिंग एनी नंबर। कोई नंबर भी हम वहां पर लिख सकते हैं और उसके हिसाब से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने जो एंगल है, यहां पर A लिखा हुआ है, पर A की जगह आप इसे एंगल 1 भी बोल सकते हैं। दूसरा, कोई हम स्मॉल लेटर भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पर इन्होंने A लिखा हुआ है, तो इसे हम एंगल A भी बोल सकते हैं। इट कैन बी नेम्ड एज एंगल A। और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तो लेटर्स के बेसिस पर और डिजिट्स के बेसिस पर भी नंबरिंग की जा सकती है। तो पहला हो गया वर्टेक्स के बेसिस पर, दूसरा
3 पॉइंट्स के बेसिस पर, और तीसरा किसी लेटर या किसी डिजिट के बेसिस पर। ये हो गया एंगल की नेमिंग। कमिंग टू अ वेरी बेसिक फीचर, द इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मतलब अंदर। द पार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाई बिटवीन द आर्म्स ऑफ द एंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द एंगल। जितने भी पॉइंट हैं, जो आर्म्स ए बी एक आर्म है, दूसरा ए सी एक आर्म है, इन दोनों आर्म्स के बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे उन्हें बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल। यहां बता रहे हैं पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। आप देख सकते हैं फिगर में पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ, ये तीनों पॉइंट्स हमारे एंगल बी ए सी के अंदर आ रहे हैं। एंगल बी ए सी को हम एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं। तो इन तीनों पॉइंट्स को यूज करके हमने नेमिंग कर ली, और इस दोनों आर्म्स के अंदर जो इंटीरियर में जो पॉइंट्स हैं, मतलब अंदर की तरफ जो पॉइंट है, उन्हें बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नेक्स्ट, exterior of an angle. The part consisting of all the point which lie outside the arms of the angle is called exterior of the angle. ऐसे points जो एंगल के आर्म्स, मतलब इस एंगल में एक आर्म है ए बी और दूसरा आर्म है ए सी, इन दोनों आर्म्स के बाहर जो पॉइंट है, पॉइंट के, पॉइंट एल, पॉइंट एम और पॉइंट एन। अब क्योंकि ये एंगल के बाहर है तो इनका नाम हो गया एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी। सो एक्सटीरियर मतलब हमारे एंगल के आर्म्स के बाहर की तरफ जितने भी पॉइंट्स होंगे उन्हें बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, on the points on the boundary of the angle, the part consisting of all those points which lie on the arms of the angle, they are called the points on the boundary of the angle. ऐसे पॉइंट्स जो आर्म्स पर ही हैं, आर्म ए बी एंड ए सी पर पॉइंट्स बन रहे हैं, पॉइंट जी, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट सी, ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे द पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द एंगल बी ए सी। तो आर्म्स के ऊपर अगर पॉइंट बन जाएंगे तो उन्हें बाउंड्री ऑफ द एंगल, बाहर बन जाएंगे एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, अंदर बन जाएंगे आर्म्स के इंटीरियर ऑफ द एंगल। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आर्म्स इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन हमने पहले भी डिस्कस किया। पॉली का मतलब साइड, सॉरी पॉली का मतलब मैनी, और गॉन का मतलब साइड। तो पॉलीगॉन हो गया अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर और अ क्लोज्ड शेप विथ मेनी साइड्स, और ट्राइंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन। सबसे छोटा जो पॉलीगॉन होता है वो ट्राइंगल होता है, इसमें 3 साइड्स होते हैं। अ पॉलीगॉन विथ 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल लाइक दिस। ये इसका सिंबल हो गया ट्राइंगल का। इट हैज 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। इसके 3 साइड हो जाएंगे ए बी, बी सी एंड सी ए। दीज आर द 3 साइड्स। अच्छा, ये जो 3 साइड्स हैं ये 3 लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो पॉलीगॉन में आप ये भी याद रखिए, इट इज अ क्लोज शेप मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ट्राइंगल यहां पर है और इसके 3 साइड हो जाएंगे ए बी, बी सी एंड ए सी। अब इसके 3 वर्टेक्स भी हैं। वर्टेक्स मतलब मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 साइड्स। वर्टेक्स हो जाएगा वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। 3 इसके वर्टेक्स हो गए, 3 इसके साइड हो गए। और आप अंदर की तरफ देखेंगे तो 3 यहां पर एंगल भी है। इसे हम एंगल ए बोल सकते हैं, इसे एंगल बी बोल सकते हैं, इसे एंगल सी बोल सकते हैं। तो ट्राइंगल स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स 3, हैज 3 साइड्स, 3 वर्टाइसेस एंड 3 एंगल्स। Now, elaborating the different parts of the triangle one more time. Here the P is a vertex, Q is a vertex, R is a vertex. PQ is a side, QR is a side, PR is a side. And 3 angles are angle Q, angle R and angle P. 3 angles, 3 sides and 3 vertex. Now after the basic understanding of triangle,
लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू मोर बेसिक पॉइंट। जो हमने एंगल में देखा इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड बाउंड्री, वो हम ट्राइंगल में भी देखेंगे। इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, द रीजन एनक्लोज्ड बाय साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर का जो पॉइंट पार्ट है इसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ये इसका इंटीरियर पार्ट हो गया। और अगर इसमें इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे तो पॉइंट ओ है, इट इज द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल के अंदर है तो इसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। दिस पॉइंट ओ इज ऑन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। नेक्स्ट, एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ऐसा पार्ट, ऐसे पॉइंट्स जो ट्राइंगल के बाहर आ रहे हैं। द रीजन आउटसाइड द ट्राइंगल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं इसमें? पॉइंट डी आ रहा है, ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, इसे बोलेंगे द पॉइंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाहर। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, द पॉइंट लाइंग ऑन द एजेस, एजेस मतलब साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, दे आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट है जो बाउंड्री पे आ रहे हैं? पॉइंट जेड आ रहा है, ये पॉइंट एक्स आ रहा है, ये पॉइंट ई आ रहा है, ये पॉइंट वाई आ रहा है। बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल, उनके साइड्स पर जो पॉइंट बन रहे हैं, इंक्लूडिंग द वर्टेक्सेस। आफ्टर द ट्राइंगल, मूविंग ऑन टू क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब होता है 4, लैटरल का मतलब साइड्स। तो ऐसे पॉलीगॉन जिनके 4 साइड्स होंगे, बहुत डिटेल में इनको समझना है। इनके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है। इनको बहुत डिटेल में हम समझेंगे, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर इन्होंने एग्जाम में सेकेंड का कॉन्सेप्ट डाला, सेकेंड, उसी तरह इस साल जरूर क्वाड्रिलेटरल का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो सकता है। जवाहर नवोदय का जो एग्जाम दे रहे हैं, खास बहुत ध्यान दीजिए कि 2020 से इन्होंने हर एक साल एक नया नया शेप इंट्रोड्यूस किया। 2020 में इन्होंने ट्राइंगल इंट्रोड्यूस कर दिया था, 21 में इन्होंने पैरेललोग्राम इंट्रोड्यूस कर दिया था, स्क्वायर रेक्टेंगल तो कॉमन रहते ही हैं। तो अलग अलग क्वाड्रिलेटरल के जो टाइप्स हैं वो भी हमें समझने जरूरी है। पहले समझते हैं व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल। इट इज अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 4 साइड्स, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। आप यहां पर देख रहे हैं 4 साइड्स हैं। द 4 साइड्स हियर आर PQ, QR, RS and SP. Similarly in this is also having 4 sides, SR, RQ, QP and PS. तो ऐसे पॉलीगॉन जिनके 4 साइड्स होंगे उन्हें क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। Now let us understand the different parts. सबसे पहला साइड्स, the 4 लाइन सेगमेंट्स। क्वाड्रिलेटरल के जो 4 लाइन सेगमेंट है जिससे ये क्वाड्रिलेटरल बना है उसे हम साइड्स कहते हैं। यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स हो जाएंगे, PQ, QR, RS and SP. They are the sides of the quadrilateral. Next, the adjacent side of a quadrilateral. फिर से सेम डेफिनेशन आ गई एडजेसेंट साइड की। एडजेसेंट साइड मतलब ऐसे 2 साइड्स जिनका एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है। अगर उनका कॉमन मीटिंग पॉइंट है, अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है तो एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगे। डेफिनेशन बताया, 2 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहां पर वर्टेक्स क्या क्या है? 4 है। पहला है P, दूसरा है Q, तीसरा है R और फोर्थ है S। ये 4 इसके वर्टेक्स हैं। और जो वर्टेक्स P है उसकी 2 साइड्स कौन कौन सी कॉमन है? PQ, PS। तो ये दोनों हो गए एडजेसेंट नेबर्स। वर्टेक्स Q है, इसके 2 साइड्स क्या क्या है? PQ एंड QR। तो PQ और QR भी क्या हो गए? एडजेसेंट साइड्स। वर्टेक्स R को देखिए, वर्टेक्स R के 2 साइड्स हैं, RQ, जहां पर 2 ये साइड्स मिल रही हैं RQ, या 2 लाइन सेगमेंट्स जहां पर मीट कर रही हैं RQ एंड RS। तो ये भी क्या हो गया? RQ एंड RS आर एडजेसेंट साइड्स। और सिमिलरली अगर आप वर्टेक्स S को देखें, कॉर्नर S को देखें, तो ये 2 साइड से बन रहा है SP, SR। तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट साइड हो जाएंगे। नेबर्स, बगल वाला, बाजू वाला, एडजेसेंट साइड्स। यहां पर इन्होंने PS एंड SR को एडजेसेंट साइड बताया, बट नॉट ओनली PS एंड SR आर एडजेसेंट।
यहां पर एडजेसेंट हो जाएंगे PS, PQ, दोनों नेबर्स हो गए एडजेसेंट. सिमिलरली PQ and QR adjacent sides. Similarly QR and RS adjacent sides and SR SP are also adjacent sides. ये सारे आपस में adjacent neighboring sides हो जाएंगे, adjacent side हो जाएंगे, common vertex है. Now coming on to the opposite sides. The two sides of a quadrilateral are called opposite sides if they do not have a common vertex. ऐसे साइड्स जिनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, जैसे आप देखिए 4 वर्टेक्स हैं, एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S. तो अगर आप देखो कि एक साइड आप ले लो PQ और एक आप ले लो SR, क्या इन दोनों में कोई कॉमन वर्टेक्स है? नहीं है. इन दोनों का कोई कॉमन मीटिंग पॉइंट नहीं है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? ऑपोजिट साइड्स कहलाएंगे. ऐसे साइड्स जिनका कोई कॉमन वर्टेक्स या कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, जो या फिर आप समझने के लिए कोई नेबर, वो एक दूसरे के नेबर नहीं है. सिमिलरली अगर आप देखें साइड QR एंड साइड PS, इनका भी कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इनका भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ये भी दोनों एक दूसरे के नेबर्स नहीं है, तो इन्हें भी क्या बोलेंगे? अपोजिट साइड. सो PQ एंड RS आर ऑपोजिट साइड्स. सिमिलरली QR एंड PS आर ऑल्सो अपोजिट. अब ये लाइन सेगमेंट है तो इनके ऊपर हम इसका सिंबल लगा देते हैं, पर वैसे कोई जरूरत आपको नहीं है, बट यू अंडरस्टैंड कि ये लाइन सेगमेंट्स हैं, ये हो गए ऑपोजिट साइड. इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है. तो इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आपको ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर ये ऑपोजिट साइड है तो ये ऑपोजिट साइड क्यों है? क्योंकि इनका कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है. एडजेसेंट साइड क्यों है? क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां दोनों मिल रहे हैं. ऑपोजिट साइड में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे आप देखिए PQ और SR कहीं पर भी मीटिंग इनकी नहीं हो रही है, ऑपोजिट है ये दोनों. इसी तरह QR एंड PS, इनका भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दोनों ऑपोजिट है, कोई इनका मीटिंग नहीं हो रहा है, हो जाएंगे ऑपोजिट साइड्स. नाउ आफ्टर ऑपोजिट साइड्स लेट्स डिस्कस द एंगल्स. क्वाड्रिलैटरल में 4 एंगल्स होते हैं. अब उनकी नेमिंग आप चाहे तो किसी लेटर से कर लीजिए, डिजिट से कर लीजिए, पॉइंट से कर लीजिए, या उनके वर्टेक्स से कर लीजिए. यहां पर इन्होंने वर्टेक्स से उनकी नेमिंग की है. एंगल P ये रहा, एंगल Q ये रहा, एंगल R ये रहा, एंगल S ये रहा. 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल PQ RS. अब एंगल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. कॉमन वर्टेक्स होता है, 2 आर्म होते हैं, और जो डिग्री ऑफ रोटेशन होता है, जो वैल्यू ऑफ रोटेशन होता है उनके बीच में, वो एंगल कहलाता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑपोजिट एंगल्स. Two angles of a quadrilateral are said to be opposite angle if they are not adjacent angle. डिफाइन कर दिया इन्होंने. ऑपोजिट एंगल्स वो होंगे जो एडजेसेंट नहीं होंगे. अच्छा, यहां पर एक समझ लेते हैं. हमारे पास एक है एंगल P, एक है एंगल Q, एक है एंगल R और एक है एंगल S. तो ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे P और R. ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे Q एंड S. सो एंगल P एंड एंगल R are opposite angles. Similarly, angle Q and angle S are opposite angles because they are not adjacent. Let us move on to the adjacent angles. Adjacent मतलब neighboring angles, बगल में आने वाले, बाजू वाले. Angle P, angle Q, दोनों नेबर्स हैं, adjacent हो जाएंगे. एंगल Q, एंगल R, दोनों नेबर्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे. सिमिलरली एंगल R, एंगल S, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. एंड एंगल S, एंगल B भी एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे. दे विल बी एडजेसेंट एंगल्स. नाउ दिस डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई है? 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन साइड. एंगल P की बात करें तो PS, PQ एडजेसेंट साइड है, और इन दोनों से बना हुआ ये एंगल है एंगल P. सिमिलरली एंगल Q के जो 2 साइड से वो बना हुआ है, कॉमन साइड है, वो है PQ. दूसरी साइड है QR. तो अगर 2 एंगल्स के बीच में एक कॉमन साइड आ जाए, जैसे एंगल P एंगल Q के बीच में कॉमन साइड है PQ, तो ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स.
एंगल क्यू एंगल आर के बीच में कॉमन साइड है क्यू आर, तो ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल। एंगल आर एंगल एस के बीच में कॉमन साइड है आर एस, तो ये दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। समझने के लिए नेबरिंग एंगल्स, लेकिन डेफिनेशन समझना जरूरी है, ट्रू फॉल्स में आपको फंसा देंगे, तब आप समझ में नहीं आएगा कि अरे हाँ इसमें से क्या ऑप्शन चूज करें हम। कॉमन साइड लें, कॉमन एंगल लें, कॉमन वैल्यू लें, क्या लें, तो कॉमन साइड जिन एंगल्स की होगी वो होंगे एडजेसेंट एंगल्स। सिमिलरली एंगल एस एंगल पी का कॉमन साइड है एस पी, तो ये भी दोनों हो जाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं बच्चों, हम क्या है इनको ओवरलुक कर देते हैं कि अरे हाँ सिंपल है, देख लेंगे कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जब ये स्टेटमेंट वाइज बात करने लगे जो अब सीएस ने उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, तो इस चीज़ को पकड़ना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग पकड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आप सिर्फ फिगर को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एंगल पी एंगल क्यू के बीच में एक कॉमन साइड पी क्यू है, तो इन्हें एडजेसेंट बोलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप रिवाइज करिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट को सोचिए कि हाँ ये क्या बात सही है, बात है क्या। आप खुद में क्वेश्चन करिए, ये सही है बात है, ये क्या कॉमन साइड है क्या। दैट विल एक्चुअली लीड यू टू अ बेटर एंड ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, और उसी में आपका एग्जामिनेशन, देखिए तैयारी अच्छी होगी तो एग्जामिनेशन डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे। कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, आप बिल्कुल क्वेश्चन समझ पाएंगे, आप आंसर कर पाएंगे। जल्दी जल्दी में बिल्कुल नहीं रहना, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पेशली जवाहर नवोदय को आप टारगेट कर रहे हैं, आरएमएस को टारगेट कर रहे हैं, सैनिक स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, आप बिल्कुल जल्दी मत करिए। टाइम आपके पास बहुत है, आप आराम से क्वेश्चन पर 100% टाइम दीजिए। आप देखिए पेपर बहुत ही सिंपल आता है, जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं और अभी से जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें आप देखेंगे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, समझने के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सर्कल आपके साथ रहेगा क्लास 12 तक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब पहला एक बेसिक, पहला इसका जो इन्होंने लिखा है इट इज अ क्लोज्ड कर्व, तो यहां पर एक और आप वर्ड ऐड कर लीजिए, इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, ऑल द पॉइंट्स ऑन विच आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इनसाइड इट। क्या मतलब हुआ समझते हैं। अंदर एक पॉइंट बनाया O, और इस पॉइंट O से जो बाउंड्री खींची हुई है, बाहर एक सर्कल जो खींचा, सारे अगर इस सर्कल पे अलग अलग पॉइंट्स बना दें, अलग अलग पॉइंट्स हम यहां पे बना दें, तो सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से या सर्कल के अंदर जो पॉइंट लिया है पॉइंट O, वहां से इन सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। और ऐसे सिंपल क्लोज कर्व मतलब जो एक अपने आप को क्रॉस नहीं करता है, कट नहीं करता है, और ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जहां पर अगर हम एक पॉइंट लें और अलग अलग पॉइंट सेम डिस्टेंस पर खींच दें, तो ये जो हमारा शेप बना सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ, ये सर्कल कहलाता है। अब आप ये याद रखिए कि सर्कल में अब हमने यहां पर अराउंड 14-15 पॉइंट्स बनाए हैं, लेकिन एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसा लाइन में होते हैं, रे में होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। दैट इज सर्कल। इंटीरियर ऑफ द सर्कल, द पार्ट विच लाइज इनसाइड द सर्कल इज नोन एज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर वाले पार्ट को इंटीरियर बोलेंगे। इस सर्कल में पॉइंट O जो है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल, और पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने एंगल और ट्रायंगल में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। द पार्ट विच लाइज आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। जो पॉइंट या जो पार्ट सर्कल के बाहर आ रहा है उसे बोलेंगे एक्सटीरियर, मतलब बाहर का पॉइंट। यहां पर आप देखिए पॉइंट P जो है वो सर्कल के बाहर आ रहा है, तो उसे बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब बिल्कुल बीच का पॉइंट। इट इज द फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, इट इज कॉल्ड इट सेंटर।
इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर। डेफिनेशन समझने की जरूरत है कि सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से अगर सर्कल की बाउंड्री पर अलग अलग पॉइंट्स बनाए, ये हमने बनाए सर्कल की बाउंड्री पर अलग अलग पॉइंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होगा वो इस पॉइंट O से सेम होगा। और जब ऐसा होगा, इन सारे अलग अलग पॉइंट्स का डिस्टेंस सर्कल के सारे पॉइंट से इक्वल होगा, सेम होगा, तब हम पॉइंट O को सेंटर कहेंगे। इसको समझने के लिए आप देखिए, ऐसा एक और हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और हम यहां पर एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट A। अगर आप पॉइंट A से इस सर्कल के अलग अलग पॉइंट्स पर लाइन खींचो तो क्या ये लाइन की डिस्टेंस इक्वल आ रही है? नहीं आ रही है। कुछ लाइंस छोटी आ रही हैं, कुछ बड़ी आ रही है। तो पॉइंट A हमारा सर्कल का सेंटर नहीं हो सकता। सेंटर मतलब वो पॉइंट जहां से सर्कल के सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर आएंगे, या सर्कल के बाउंड्री पर बने हुए सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे, उसे हम सेंटर बोलेंगे। पॉइंट A सेंटर नहीं हो सकता। पॉइंट O यहां पर सेंटर होगा क्योंकि सारे पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से इक्वल है, पॉइंट O से इक्वल है। दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट, बाउंड्री ऑफ द सर्कल। एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पर आ जाए जो पॉइंट, उन्हें बोलेंगे ये पॉइंट जो है सर्कल पर आ गया है। यहां पर पॉइंट X देखिए सर्कल की बाउंड्री पर है, वी कॉल इट X इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। X इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। इंटीरियर, एक्सटीरियर, center and boundary. Now let us discuss the various parts of circle, and the first one, most important, the radius. Radius is a line segment. सबसे पहली बात क्या आ गई? रेडियस क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट होता है। कैसा लाइन सेगमेंट होता है? Joining the center to any point on the boundary of the circle is called the radius of the circle. तो अगर आपने एक सेंटर सर्कल, जैसे यहां पर एक सर्कल बना हुआ है, इसका एक सेंटर पॉइंट O है, अगर इस सेंटर पॉइंट से आपने एक लाइन सेगमेंट खींची जो सर्कल की बाउंड्री तक आ रही है और एक पॉइंट सपोज C को कनेक्ट कर रही है, तो इसे कहेंगे हम रेडियस। इन्होंने और भी दो एग्जाम्पल बताए हैं। लाइन सेगमेंट O से स्टार्ट हो रही है और सर्कल की बाउंड्री Q तक आ रही है, ये भी रेडियस हो जाएगी। Another one they have made, line segment starting from the center of the circle and coming to the point P on the circle. तो सर्कल के सेंटर से शुरू होने वाली और सर्कल के एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट रेडियस होगी। और एक सर्कल में इनफाइनाइट रेडियस हो सकते हैं, और ये जो इनफाइनाइट रेडियस होंगे, सभी के सभी रेडियस की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक रेडियस है उसकी लेंथ ज्यादा, दूसरी, ऑल द रेडियस विल बी इक्वल। तो रेडियस क्या हो गया? रेडियस, पहली बात तो रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। क्या काम करती है? ये सर्कल के सेंटर पॉइंट को सर्कल की बाउंड्री पर एक पॉइंट से ज्वाइन करने का काम करती है। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट, कितने भी हो। सबकी लेंथ क्या होगी? सभी की लेंथ इक्वल होगी। OP रेडियस है, OQ रेडियस है, OC रेडियस है, एक और बना लीजिए OA रेडियस है। इन सभी की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। सो ऑल द रेडियस विल हैव इक्वल लेंथ। लाइन सेगमेंट जो सेंटर से शुरू होगी और सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेगी, रेडियस कहलाएगी। Now after the radius, let's understand the diameter. जैसे रेडियस एक लाइन सेगमेंट है, डायमीटर also is a line segment. Then what is the difference? Diameter is a line segment which passes through the center of the circle and whose end points lie on the boundary of the circle. It is called diameter. समझिएगा, सर्कल यहां पर बना हुआ है, हम इस सर्कल पर दो पॉइंट्स बनाते हैं। एक हम पॉइंट बनाते हैं A और दूसरा हम बिल्कुल इसके ऑपोजिट में पॉइंट बनाते हैं B। और अब अगर हम एक ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो पॉइंट A
और पॉइंट बी को ज्वाइन करे और सेंटर ऑफ द सर्कल ओ के थ्रू पास हो जाए, तो इस लाइन को हम डायमीटर कहेंगे। आई जस्ट रीड्रॉ दिस। तो डायमीटर को समझिएगा, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो ऑपोजिट पॉइंट्स को, जो आप देखिए पॉइंट ए पॉइंट बी ऑपोजिट पॉइंट्स हैं, सर्कल की बाउंड्री पे हैं, तो ऐसे दो पॉइंट्स जो सर्कल की बाउंड्री पर हैं, अपोजिट पॉइंट हैं, ऐसे दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट डायमीटर कहलाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए। इट शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर। दैट इज द प्राइमरी डेफिनेशन। यहां पर लिखा है अ लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो वो सर्कल की बाउंड्री पर प्रेजेंट होते हैं। क्या वो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं? बिल्कुल वो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं। क्या वो सेंटर के, सर्कल के सेंटर से होकर निकलते हैं? बिल्कुल होकर निकलते हैं। अगर वो सेंटर से होकर नहीं जा रही है तो वो डायमीटर नहीं है। अगर वो सर्कल की बाउंड्री के दो ऑपोजिट पॉइंट्स को नहीं कनेक्ट कर रही है तो वो डायमीटर नहीं है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमीटर। यहां पर पी क्यू इज अ डायमीटर, क्योंकि वो दो ऑपोजिट पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है जो कि सेंटर के थ्रू, सेंटर O के थ्रू पास हो रही है, तो PQ डायमीटर हो जाएगा। सिमिलरली AB भी डायमीटर हो जाएगा। सर्कल की बाउंड्री पर दो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट सेंटर के थ्रू होते हुए विल बी डायमीटर। अब यहां पर एक छोटा सा बेसिक पॉइंट जो इन्होंने बताया हुआ है उसको हम समझना पड़ेगा। आप एक रेडियस बना लीजिए। सपोज हम एक रेडियस बनाते हैं OA। ये हमने बनाया रेडियस OA। OA क्या है? रेडियस है। और अब हम एक और ऑपोजिट पॉइंट लेते हैं OB, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो OB भी क्या है? रेडियस है। OA OB क्या हो गए? रेडियस हो गए। OA इज ऑल्सो रेडियस, OB इज ऑल्सो अ रेडियस। ये दो रेडियस हमने बनाए। और अब अगर आप देखें कि पॉइंट A से लेकर पॉइंट B, ये क्या है? ये तो डायमीटर है। इसका मतलब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो हम बोल सकते हैं डायमीटर D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस को R कह लेते हैं, या फिर डायमीटर D इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस। दो बार आप रेडियस को प्लस कर दीजिए, आपको डायमीटर मिल जाएगा। बट हाँ, दो बार रेडियस को प्लस करते समय आप ये ध्यान रखिए कि आप OP और OB को प्लस ना कर दें, वो गलत हो जाएगा, वो डायमीटर नहीं होगा। इवन तो वो आपको डायमीटर की वैल्यू तो दे देगा, क्योंकि वो 2 टाइम्स रेडियस है, दो बार रेडियस ले लिया आपने, वो वैल्यू तो आपको डायमीटर की आएगी, लेकिन वो डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर का मतलब दो ऑपोजिट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर के थ्रू पास हो रही है, वो डायमीटर कहलाएगी। और डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। और इसी से आप बोल सकते हैं कि रेडियस क्या होता है? तो रेडियस बाई डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 विल बी रेडियस। तो रेडियस क्या हो गया? डायमीटर का आधा। डायमीटर क्या हो गया? रेडियस का डबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। वैसे पहले इस पर क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, पर अब ये कॉन्सेप्ट इतना कॉमन हो गया है कि अब इस पर वो क्वेश्चन नहीं पूछते। फिर भी ट्रू फॉल्स में आपको क्वेश्चन में पजल किया जा सकता है कि भाई डायमीटर क्या है, तो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर के थ्रू होकर पास हो। ये बेसिक डेफिनेशन आपको समझना जरूरी है। कमिंग टू द फाइनल पॉइंट, बेसिकली रिलेटेड टू mensuration, circumference. Suppose this is a circle, center is O, सर्कल पर ये पॉइंट है A। तो अगर आप पॉइंट A से चलना शुरू करें, सर्कुलर मोशन में आपने चलना शुरू किया, चक्कर लगाया, गोल 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 वापस, और आप फिर से वापस कहाँ पहुंच गए? पॉइंट A पर पहुंच गए। तो ये पूरी जो लेंथ आपने कवर की, जो पूरा जो डिस्टेंस आपने कवर किया, इसको बोलेंगे पेरीमीटर।
विच इज द लेंथ ऑफ साइड। अच्छा, अब सर्कल तो कर्व शेप है, साइड तो उसमें है नहीं, तो इसीलिए हमने सर्कल के केस में पेरीमीटर का नाम चेंज करके सर्कमफेरेंस कर दिया है, पर मीनिंग सेम है। सर्कमफेरेंस मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, जो इसकी टोटल जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ वो सर्कमफेरेंस कहलाएगी। अभी आगे इसका एरिया पेरीमीटर सर्कल का जब हम मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्कल का एरिया कैसे निकालना है, उसकी सर्कमफेरेंस कैसे निकालनी है। पर अभी सर्कमफेरेंस का आप मतलब समझ लीजिए कि जो सर्कल की जो टोटल बाउंड्री की जो लेंथ होती है, ये पूरी की पूरी जो लेंथ होती है उसे हम पेरीमीटर या सर्कल के केस में उसका स्पेशल नाम है सर्कमफेरेंस कहते हैं। मूविंग ऑन टू द कॉर्ड। नाउ कॉर्ड इज ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट, रेडियस लाइन सेगमेंट, डायमीटर लाइन सेगमेंट, कॉर्ड ऑल्सो अ लाइन सेगमेंट। पर डिफरेंस क्या है समझते हैं। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री, इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एग्जांपल से समझते हैं। ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल पर दो पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, कहीं भी बना लो, जरूरी नहीं कि ऑपोजिट हो, कहीं भी हो सकते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दीजिए। ये आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक लाइन सेगमेंट से जोड़ दिया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये कहलाएगी कॉर्ड। इन्होंने और दो एग्जाम्पल बना कर दिए हुए हैं, एक है पॉइंट आर, पॉइंट एस। पॉइंट आर और पॉइंट एस को जोड़ने वाली ये लाइन सेगमेंट भी कहलाएगी कॉर्ड। पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को जोड़ने वाली भी ये लाइन सेगमेंट भी कहलाएगी कॉर्ड। तो कॉर्ड का मतलब लाइन सेगमेंट जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को जोड़ती है। अब यहां पर एक और कंफ्यूजन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि भाई डायमीटर भी तो वही लाइन है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को जोड़ती है, तो क्या डायमीटर भी एक कॉर्ड है? बिल्कुल, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड। क्योंकि वो सर्कल की बाउंड्री पर आने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, एंड डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल के सबसे बड़े कॉर्ड को डायमीटर कहते हैं। तो अगर एक सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स हैं, कहीं भी हो सकते हैं, ऑपोजिट हो सकते हैं, ऑपोजिट नहीं भी हो सकते हैं, और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी उसे हम कहेंगे कॉर्ड। यहां पर पी क्यू इज अ कॉर्ड, आर एस इज अ कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड। आपने एक ऐसे लाइन खींच दी एस क्यू, एस क्यू भी हो जाएगा कॉर्ड। आपने एक और लाइन खींच दिया आर क्यू, आर क्यू भी हो जाएगा कॉर्ड। तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाएगी, और दोनों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल की बाउंड्री पर ही आने चाहिए, अंदर या बाहर नहीं चलेगा, उसे हम कॉर्ड कहेंगे। तो कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या काम करती है? दो पॉइंट्स पर एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने का काम करती है, सर्कल की बाउंड्री पर आने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, कॉर्ड कहलाएगी। और इस डेफिनेशन से डायमीटर भी एक कॉर्ड हो गया, क्योंकि डायमीटर भी सर्कल की बाउंड्री के दो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। इवन दो वो सेंटर से जाता है, वो डायमीटर की स्पेसिफिक क्वालिटी है कि उससे सेंटर से पास होना पड़ेगा, लेकिन ज्वाइन तो वो भी कर रहा है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होगा, और डायमीटर एक सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है कि अब नहीं पूछा जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द आर्क ऑफ अ सर्कल। नाउ आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। आर्क क्या होता है? सर्कल का एक पार्ट होता है। अब फिगर में आप देखें तो हमने दो पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट लिया है P, एक पॉइंट लिया है Q। तो P से लेकर Q तक का जो सर्कल का पार्ट है, ये वाला, दिस पार्ट, P से लेकर Q तक का जो सर्कल का बाउंड्री वाला पार्ट है, सर्कल की जो लेंथ है, इसे आर्क कहेंगे। अच्छा, P और Q एक नीचे का पार्ट बन रहा है और एक ऊपर का भी पार्ट बन रहा है। इधर अगर आप इस तरफ चलें, P से ऊपर की तरफ चलें, घूम कर आए नीचे Q तक, तो ये भी एक आर्क है। इसका साइज बड़ा है, तो जो बड़ी आर्क है उसे बोलेंगे मेजर आर्क, और जो छोटी PQ नीचे वाली जो आर्क है इसे बोलेंगे माइनर आर्क। सो व्हाट इज आर्क? आर्क मतलब सर्कल का एक पार्ट होता है। अगर आपने सर्कल पे दो पॉइंट्स बनाए तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पार्ट है वो आर्क कहलाएगा। ये इसका सिंबल इन्होंने बताया है, ऐसा इनका सिंबल होता है आर्क का, थोड़ा कर्व लाइन जैसा एक इनका सिंबल है।
और जब हमें पी क्यू आर्क लिखना है तो ऐसे हमने पी और क्यू लिखा और उसके ऊपर ये सिंबल लगा दिया, इसका मतलब ये आर्क है। जो बड़ी वाली आर्क है ऊपर वाली उसे बोलेंगे मेजर आर्क, नीचे वाली जो छोटी है उसे बोलेंगे माइनर आर्क। तो आर्क क्या होती है? सर्कल का ही एक पार्ट होती है। कौन सा पार्ट? दो पॉइंट्स के बीच में आने वाला। मूविंग ऑन टू सेक्टर। सेक्टर ऑफ द सर्कल इज एक्चुअली, ये एक लाइन सेगमेंट नहीं है, ये एक एरिया, एक रीजन है, बाउंडेड बाय एन आर्क एंड टू रेडियाई ऑफ द सर्कल। वो सर्कल का वो पार्ट जो एक आर्क और दो रेडियस के बीच में आता है उसे सेक्टर कहा जाता है। डायग्राम में देखिएगा, यहां पर फर्स्ट सर्कल में अगर हम सेंटर में मान ले पॉइंट O, तो OP एक रेडियस है एंड OQ भी एक रेडियस है और PQ एक आर्क है। तो आर्क PQ एंड टू रेडियस OP एंड OQ, इनके बीच में आने वाला ये पार्ट ये सेक्टर कहलाएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेक्टर। अब सेक्टर भी जैसे हमने आर्क देखा दो होते हैं माइनर मेजर, सेक्टर भी दो होते हैं माइनर मेजर। छोटे वाले पार्ट को हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, जो कि इन्होंने यहां पर थर्ड डायग्राम में बनाया हुआ है, और ये जो ब्लैक शेडेड बड़ा पार्ट है जो ये हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो सेक्टर मतलब दो रेडियस और एक आर्क के बीच में आने वाला पार्ट। सर्कल में हमेशा दो सेक्टर होंगे, माइनर एंड मेजर सेक्टर्स। माइनर सेक्टर will be made by minor arc, major sector will be made by major arc. That is sector for us. Come to next part, segment of a circle. The region bounded by a chord and an arc is called segment of a circle. सर्कल का वो पार्ट जो कॉर्ड और आर्क के बीच में आता है, that region is called segment. The segment formed by major arc is called major segment. Segment formed by minor arc is called minor segment. आप देख सकते हैं यहाँ पर P एक पॉइंट है, Q एक पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट PQ कॉर्ड है, और इसने इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो ये दोनों पार्ट्स क्या कहलाएंगे? सेगमेंट कहलाएंगे। तो एक कॉर्ड और आर्क PQ, कॉर्ड PQ और आर्क PQ के आने के बीच का जो पार्ट है उसे सेगमेंट कहा जाएगा। जो रीजन माइनर आर्क PQ और कॉर्ड PQ के बीच में आएगा उसे बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और ये पीछे वाला बड़ा वाला पार्ट जो कॉर्ड PQ और मेजर आर्क PQ के बीच में, इसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। यहां पर इन्होंने हाईलाइट कर दिया मेजर सेगमेंट, बड़ा वाला, बड़े आर्क और PQ कॉर्ड के बीच में, और माइनर सेगमेंट छोटे आर्क PQ और कॉर्ड PQ के बीच में। मेजर सेगमेंट, माइनर। तो सेगमेंट मतलब क्या हो गया? एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच का पोर्शन, बीच का रीजन। कमिंग टू द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ सर्कल। सर्कल के आधे पार्ट को सेमी सर्कल कहते हैं। A diameter of the circle divides it into two equal halves. Diameter जो होता है वो एक सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और हर एक हाफ पार्ट को, आधे आधे पार्ट को हम सेमी सर्कल कहते हैं। फिगर में आप देखें तो डायमीटर AB है जो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दोनों पार्ट इक्वली, ये हो जाएगा एक सेमी सर्कल ऊपर वाला, और ये नीचे वाला भी हो जाएगा एक सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा। इसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करने वाला होता है AB डायमीटर। सेमी सर्कल के साथ एक और आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स जब दो या दो से ज्यादा सर्कल का सेम सेंटर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटर है, इस सेंटर पर एक ये सर्कल बनाया, इसी सेंटर का एक और सर्कल बनाया, इसी सेंटर पर एक और सर्कल बनाया। तो इस तरह के जब सर्कल्स बनेंगे जिनके
सेंटर पॉइंट सेम होंगे तो इन सर्कल्स को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मीन्स सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर पॉइंट, दे विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनका सेंटर सेम होगा, पर इनका जो आप देख रहे हैं, जो इनकी साइज है वो अलग अलग है। साइज अलग अलग है मतलब इनका रेडियस जो होगा वो डिफरेंट होगा। अंदर वाले सर्कल का छोटा होगा रेडियस, बीच वाले का थोड़ा ज़्यादा होगा, बाहर वाले का सबसे ज़्यादा। तो रेडियस डिफरेंट, सेंटर सेम, कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक के अंदर एक, आपने देखा भी होगा इस तरह के कई शेप, एक के अंदर एक सर्कल। सेंटर तो सबका सेम है पर साइज अलग अलग है। साइज अलग अलग है मतलब उनके रेडियस जो होंगे वो अलग होंगे। रेडियस अलग होंगे तो डायमीटर भी अलग अलग होंगे। ऐसे सर्कल्स को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। Now after reviewing the complete concepts of geometry, now let us move on to some basic questions and understand what we have discussed so far. Question number 1 says, how many arcs are made by a chord in a circle? To solve this question, we have a circle here. Let's make a chord. Now we know that chord is a line segment which connects 2 points on the boundary of a circle. So I make a chord AB. And I can see that this chord AB is forming 2 arcs. The first is the arc AB, and since this is a smaller arc, we can name it as minor arc AB. Another one is this bigger part, which can be named as major arc AB. So a chord will form 2 arcs in a circle. Answer will be option number B. Now talking about how many arcs can be made in a circle. Answer is you can make infinite number of arcs. And similarly you can make infinite number of chords. So both arc and chord can be infinite on number. So if a question comes in exam that how many arcs can be formed in a circle or how many chords can be formed in a circle, answer is infinite or unlimited or indefinite. Let's move on to the next question. Question says, find the number of diagonals of a 6-sided polygon. Now we know that a 6-sided polygon is called a hexagon. So basically the question is asking that there are how many diagonals in a hexagon. Now before we answer this question, we have to understand a basic point, that a diagonal is actually a line segment which joins two non-adjacent vertex. हमें ये पता है कि डायगोनल एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो 2
नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब नॉन नेबरिंग वर्टेक्स को ज्वाइन करती है। हमें यहां पर बताना है दैट एक हेक्सागोन में कितने डायगोनल होंगे। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इस हेक्सागोन को पहले हमने ड्रॉ कर लिया है और अब पहले इसके वर्टेक्स को हम नेम कर लेते हैं। ए, बी, सी, these are the vertex D, E and F. Now remember vertex, the meeting point of two sides or the meeting point of two lines will be a vertex. तो हमने जितने भी vertex हैं उनको हमने नेम कर लिया है। And now after naming, let us understand डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल ऐसे लाइन सेगमेंट्स होंगे जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे। नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स मतलब नेबरिंग वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ए का नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगा जो उसका नेबर नहीं है। उसके नेबर है पहला तो बी उसका नेबर है तो ये एडजेसेंट है, और एफ उसका नेबर है तो ये एडजेसेंट है। तो बी और एफ को छोड़कर जितने भी वर्टेक्स हैं सी, डी एंड ई, ये सारे ए के नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। और अगर हम ऐसी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो वर्टेक्स ए को वर्टेक्स सी के साथ ज्वाइन करे, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये लाइन सेगमेंट जो हमारी बनेगी ए सी, दिस विल बी अ डायगोनल, ये एक डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल ऐसी लाइन सेगमेंट है जो नॉन एडजेसेंट मीन्स नॉन नेबरिंग वर्टेक्स को ज्वाइन करे। सिमिलरली अगर हम ए को डी के साथ ज्वाइन कर दें, सो दिस विल ऑल्सो बी अ डायगोनल। सिमिलरली अगर हम ए को ई के साथ ज्वाइन कर दें तो ये भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है, तो ये भी लाइन क्या कहलाएगी, डायगोनल कहलाएगी। तो हम देख सकते हैं दैट ए सी इज अ डायगोनल, ए डी इज अ डायगोनल एंड ए ई इज अ डायगोनल। ये तीन यहाँ पर हमें डायगोनल मिले। Similarly, we can do the same exercise with point number F. Point F जो है या vertex F जो है, इसके non adjacent vertex हो जाएंगे B, C and D। तो अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो विच विल कनेक्ट F एंड B, F और B को कनेक्ट करने वाली लाइन ये भी हो जाएगी डायगोनल। F और C को कनेक्ट करने वाली लाइन हो जाएगी डायगोनल। सो FC विल बी डायगोनल। सिमिलरली वर्टेक्स F और D को कनेक्ट करने वाली लाइन हो जाएगी डायगोनल। सो अगेन वी विल हैव थ्री मोर F D। तो हमारे पॉइंट F से या वर्टेक्स F से हमारे FB डायगोनल हो गया, FC डायगोनल हो गया और FD डायगोनल हो गया। नाउ सिमिलरली वी कैन रिपीट द सेम पॉइंट विथ वर्टेक्स E। वर्टेक्स E के नॉन नेबरिंग वर्टेक्स हो जाएंगे C, B एंड A। तो अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें स्टार्टिंग फ्रॉम E एंड ज्वाइनिंग द वर्टेक्स C, E और C इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ये डायगोनल हो जाएगी। सो EC इज अ डायगोनल। E को B से ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये भी एक डायगोनल हो जाएगी। सो EB विल बी अ डायगोनल। और E और A को हमने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। Now if I repeat this same exercise with all the vertex and join them with the non-adjacent vertex, then we will get diagonal। अब ये same exercise हम D के साथ करेंगे। D के non-adjacent vertex हैं B, A and F। D और F को हम कनेक्ट कर चुके हैं, D और A को भी हम कनेक्ट कर चुके हैं। हम कनेक्ट करेंगे D और B को, तो ये भी हमारा एक और वर्टेक्स आ जाएगा, सॉरी डायगोनल आ जाएगा। So next will be DB। So we can count in hexagon there will be a total of 9 diagonals। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें हेक्सागोन के डायगोनल्स पूछे हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमें सेप्टागोन, ऑक्टागोन या बड़े शेप्स के डायगोनल पूछे। तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन will be given by the formula n multiplied by n minus 3 divided by 2।
यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ साइड्स. आई विल राइट डाउन हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स. तो अगर हमें हेक्सागोन दिया है तो हेक्सागोन में हमें पता है साइड 6 होते हैं, तो n की वैल्यू हमें 6 लेनी है. सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, n की जगह 6 रखिए, मल्टीप्लाइड बाय अगेन n की जगह 6 रखिए -3 अपॉन 2. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 6 - 3 होता है 3. दिस विल बिकम 6 इंटू 6 - 3 विल बी 3 अपॉन 2. 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 18. और अब 18 को अगर आप 2 से डिवाइड कर लो तो आंसर आ जाएगा 9. तो हमारे जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे हम देख रहे हैं, हमने ड्रॉ करके भी 9 निकाले थे और फॉर्मूला से भी हमने 9 निकाला है. कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, इसे प्लीज़ बार बार रिवाइज करिए. क्वेश्चन अब तक इस तरह का एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, लेकिन चांसेस हैं आरएमएस एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो शायद पूछा जा सकता है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर? Now first we understand the intersecting lines. When two lines meet at a common point, or two lines having a common point, then these two lines are called intersecting lines. That's a basic understanding of intersecting lines, that when two lines have one common point, they become intersecting lines. Now here we see that the point of intersection, let's name them, this is point C, or they have already named it point Y. Another is point X, point B, and point A. And moreover, there is one more point of intersection, which is point O. Now let's go one by one and find out that what are the lines, or rather which are the lines which are intersecting at different points, because they will be the intersecting lines, starting with point Y. At point Y, the two lines which are intersecting are line L and line N. So line L and line N are intersecting lines. At point B, the two intersecting lines are line K and this is line M. So at point B, the two intersecting lines are line K and line M. At the point A, the two intersecting lines, this line is line K and this is line L. So at point A, the two intersecting lines are line L and line K. At point X, the two intersecting lines will be line M and this line is line N. So point X intersecting lines are lines M and L. And finally at point O, the two intersecting lines are, this line is line L and this line is line M. So at point O, the two intersecting lines are L and N. So when we talk about pairs of intersecting lines, there are 5 pairs. Answer will be option number D. Next question is asking the number of closed curves in the following figures. Understanding this question, let us understand the closed curves. Closed curves are those curves whose starting point and end point are same
they will have a same start point and an end point. They are called closed curve. And on the other hand, the curves which do not have a similar starting and ending point, they are called open curves. Here in the shape P, we can see that this, if I assume that this point A is a starting point, then the same point A is the ending point also. So we can say that P is a closed curve. Similarly, in the figure Q, if I assume that this is the starting point A, then again ending point is also A. It is starting at A and it is ending also at A. So this is also a closed curve. But in the figure R, the starting point, suppose this is A and this is the ending point B. So a start point and end point are not same. So it is not a closed curve. Similarly, the figure S, this is the starting point, let us assume A, and this is the ending point, let us assume B. They are not same. So these two R and S are not closed figure. Here we have only two closed figures, which are P and Q. Answer is option number D. Next question, in the given figure PQ, TU and UV are a dash of the circle. Let's analyze the shape and find out what are PQ, TU and UV. Now this is point P, this is point Q, and I can see that the point P and point Q, they are joined by a line segment. When 2 points are connected by a line segments, it is called a chord. So PQ is a chord. Let's look at TU. This is point T, this is point U. Again I can see that there is a line segment which is joining the point T and U. So point T and U are connected by a line segment, so this is also a chord. Coming to UV, this is point U, this is point V. The 2 points U and V are connected by a line segment, and when 2 points are connected by a line segment, they are called a chord. So all three of them are chords. Answer is option number B. Next, question number 6. The point that lies in the exterior of angle YOZ. Exterior मतलब angle YOZ के बाहर. Now if you look at the angle YOZ, this is the angle YOZ. और इस एंगल के बाहर के पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं. The points which are outside angle YOZ are point F, ये बाहर आ रहा है, point E and point D. So these are the three exterior points. They are on the exterior of angle YOZ. Answer will be option number D. Next question, the diameter of a circle is dash the radius of the circle. Now, talking about the diameter. Now, diameter is also a line segment which joins two opposite points of a circle. Suppose A and B are two opposite points of a circle, and when a line segment which will join these two opposite points passing through the center, it's called a diameter. And let us understand radius. Radius is also a line segment. It starts
from the center to any point on the circle. So suppose this point is center O. So a line segment which will join center with any point on the circle, suppose I take a line O to B, line segment O to B. So this line segment which starts from the center and joins any point on the boundary or circumference of the circle will be the radius. Now if you see this figure, you can see that diameter is equal to 2 times of radius. So diameter is 2 into radius. And from here we can also derive the formula for radius. Radius is diameter divided by 2. अगर आप diameter को 2 equal parts में divide कर दें तो हमें radius मिलेगा, और अगर हम radius को 2 से multiply कर दें तो हमें diameter मिल जाएगा. तो we can say that diameter is twice of the circle. Double या twice of the circle. Answer will be option number A. Question number 8. How many lines can pass through 2 given points? They should first add one more thing, that how many lines can pass through 2 given points in a plane. Nevertheless, the meaning remains the same. क्वेश्चन है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं, सपोज 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी, तो इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू कितने लाइन पास हो सकते हैं? आंसर इज ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स. आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी. However, if they slightly twist the question and ask that how many lines can pass through one given point, so you can draw as many lines as you want, and in that case our answer will be infinite number of lines can pass through one given point. So as your points will change, if there is 1 point, the number of lines will be infinite. If there are 2 points, only 1 line can pass through both the points. ये दोनों आपको डायग्राम में यहाँ पर क्लियर है. Next question, question number 9 says 2 sides of a quadrilateral are called its adjacent sides if they have. Options are a common endpoint, no common endpoint, same length, or none of these. To understand this, let's draw a quadrilateral. A quadrilateral is a closed shape completely made up of line segment having 4 sides. तो सबसे पहले हम एक 4-sided polygon बना लेते हैं. 4-sided polygon is quadrilateral. And now the question is, 2 sides of a quadrilateral are called adjacent sides. तो quadrilateral के 2 sides को adjacent sides कब बोला जाएगा? Let us first mark the vertex and name them. This is A, B, C and D. These 4 are the vertices of the quadrilateral. And now coming to the actual meaning of the question, the 2 sides of a quadrilateral are called adjacent. 2 sides adjacent कब होंगे? We know that adjacent sides are those sides which have a common vertex. To understand this better,
which has a common point और a common corner. ऐसे दो साइड्स जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा या दोनों एक कॉमन पॉइंट पर मीट करेंगे, उन्हें एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट द वर्टेक्स ए, this vertex A is common vertex for line segment AB and line segment AD. So these two, AB and AD, are adjacent sides. Why? Because they have a common end point or they have a common vertex. अगर common vertex है, दो sides अगर एक common point पर meet कर रहे हैं तो वो हो जाएंगे adjacent. Similarly, if I look at the vertex B, the vertex B is common to AB and AC, the two sides which is for which the vertex B is common, जहां पर side AB या line segment AB और BC मिल रहे हैं, वो vertex B है. तो ये दोनों sides AB and BC हो जाएंगे adjacent side. Similarly, अगर आप vertex C को देखो तो वर्टेक्स सी पर दो कॉमन साइड्स मिल रहे हैं, सी डी एंड बी सी, सो दे विल ऑल्सो बी एडजेसेंट साइड्स. एंड इफ यू लुक एट द वर्टेक्स डी, द टू कॉमन साइड्स आर ए डी एंड डी सी, तो ये भी हो जाएंगे एडजेसेंट साइड्स. सो एडजेसेंट साइड्स, दो साइड्स कब होंगे? व्हेन टू साइड्स विल बी एडजेसेंट, व्हेन दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट or they have a common vertex. So here our answer will be option number A. Next question, how many angles are formed by least sided polygon? Least means smallest. Sided means side and polygon means shape with many sides. Now we have discussed the polygons. Three-sided polygon is triangle, four-sided is quadrilateral, five-sided pentagon, and the smallest polygon or the least sided polygon, smallest sided polygon is a triangle. It has three sides. It has three sides, AB, BC and CA. It has three vertex, and since it is three, let's write it vertices, which are A, B and C. Vertices means corners or common meeting point of two sides, and it has three angles, namely angle A, angle B and angle C. Question is asking how many angles are formed by the least sided polygon. Answer is option number C, 3. Next question, the sum of the number of vertices and the number of sides of the given polygon. Now vertices means the common meeting point of two sides or the corners, and number of sides, let's count. This is a six-sided polygon. Six-sided polygon is called hexagon. The vertices are, let's count, A, B, C, D, E and F. So vertices are 6. Sides are AB, BC, CD, DE, EF and FA. So sides are also 6. The question asking their sum, add them, 6 plus 6, answer is 12. Option number A. Next question says, in the given figure, the number of pairs of parallel lines.
Now parallel lines are lines which do not have any common point and they are equidistant. Let us look at the pair of parallel lines. The first one will be P and Q. First pair. The second pair will be Q and R. The third pair will be P and R. Look at, even P and R are distant from each other. They are slightly away from each other. Slightly they have a difference, but still they are parallel lines because they are not meeting at any point. So line P and line R, they are also pair of parallel lines. And finally, look at the line Y and line Z. They are acting as a transversal as well as they are parallel lines. So next pair will be Y and Z. There are 4 pairs of parallel lines. Answer is option number A. Next question. Which of the following figures are polygons? Now we know that polygons are simple closed figures and they are made up of line segments only. Now let's, on this basis of the definition, let's analyze. The first option has a curved line, so this cannot be a polygon. Option B, I see that this is a closed figure and it is entirely made up of line segments. So our answer is option number B. Option number C is made up of this slightly slanting or curved line, so this is not a polygon. Option number D, here there are actually 2 polygons joined together, so this is not a polygon, rather there are 2 polygons connected together. Our answer here is option number B. Next, question number 14. A circle can have dash number of radii. This is the plural form of radius. So how many radius can a circle have? So we know that radius is a line segment which starts from the center and joins any point on the boundary of the circle. Suppose the center of the circle is O and this point on the boundary of circle is A, so OA will be the radius. Now how many radius can we draw? Now since we know that on the boundary of circle there are infinite number of points, and since we have infinite number of points on the boundary of the circle, we can connect each of the point from the center of the circle through a line segment and all of them will be radius. हमें ये पता है कि सर्कल की बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और अगर हम बाउंड्री के सभी पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर दें तो वो सभी रेडियस कहलाएंगे. I have taken multiple points and now let's start joining them. All of them will be the radius. Now since circle has infinite number, or the boundary of the circle has infinite number of points, so we can say that a circle can have infinite number of radius. In plural form they all will be radii. Answer here will be ऑप्शन नंबर डी. ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि कितने रेडियस बन सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बन सकते हैं क्योंकि बाउंड्री पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं और आप चाहें तो सेंटर से सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग रेडियस आपके इनफाइनाइट नंबर बन सकते हैं. आंसर इज ऑप्शन डी.
Question number 15. Which of the following options is incorrect about the given figure? Now, up till now, whatever questions we have discussed are important, but you should prepare your mind to be ready for such kind of questions where you have to analyze all the four to identify the correct or incorrect. अब यहाँ से पेपर का जो पैटर्न थोड़ा सा ट्विस्टेड हुआ है वो ये हुआ है कि आपको चारों ऑप्शंस को एनालाइज करके अपना आंसर निकालना है. सो यू बी रेडी टू एनालाइज ऑल द फोर ऑप्शंस एंड देन कम टू द करेक्ट आंसर. इस साल वैसे भी ट्रू फॉल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं which will actually check your basic understanding of the concepts. Let us start. Incorrect ढूंढना है हमें, false ढूंढना है basically. First sentence, the first option is OA equals to OB equals to OR. Let's look. Where is OA? Oh, this is OA. Where is OB? This is OB. This is OR. Now OA, OB and OR, they all are starting from the point O, which is the center point O, and all these are joining the points at the boundary of the circle. तो ये तीनों के तीनों radius हैं. They all are radius, and we know that all the radius in a circle are equal. So OA will be equal to OB, it will be equal to OR. So this sentence is correct. And since it is correct, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. We have to find out the incorrect one. Second option says OR is equal to half AB. OR equals half of AB. OR जो है वो AB का half है. Now let us look at OR. OR is one of the radius, so this is the radius. So radius is equal to, what is AB? Look at AB. AB is the diameter. So radius is half of diameter. Yes, we know that radius is half of diameter. Radius जो होता है वो diameter का half होता है. So sentence B or option B rather is also correct and not our answer. Next, PQ is a chord. Let's look at PQ. This is PQ. This is point P. This is a point Q, and we know that the line segment which joins two points in a circle is called a chord. So PQ is a chord. So option C is also correct and cannot be our answer. Option D, AB is the smallest chord. Now if you look at AB, AB is actually the diameter. And if AB is the diameter, we know that diameter is the biggest or the longest chord of the circle. So option number D is incorrect and that is our answer. Now how we have solved this question? By analyzing all the four options. You should develop the ability. बार बार वीडियो को देखिए, पूरी ज्योमेट्री, पूरा मैथमेटिक्स सेक्शन, इंटेलिजेंस सेक्शन में देखिए. यहाँ आपने तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं. अनपैरेलल क्वेश्चन है. कहीं भी आपको इस लेवल के क्वेश्चंस, इस क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. मैथमेटिक्स में भी हमारा अप्रोच सेम है. जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, मैंने आपको हर एक टॉपिक के 3-4 अलग अलग टेक्निक समझाए हैं. बेसिक भी समझाया है, फॉर्मूला भी समझाया है, ट्रिक्स भी समझाए हैं, कंसेप्ट भी समझाए हैं. और यहाँ से जितने भी टॉपिक्स हम करेंगे, हमें सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बेसिक्स को समझना है. आपको बेसिक समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, आप क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे. कम टाइम में करेंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे, ज़्यादा क्लैरिटी के साथ करेंगे. और वही हमारा एम है. सिर्फ एग्जाम पास कर लेना हमारा एम नहीं है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, स्पीड, एक्यूरेसी, confidence, all these things are important while we are learning. Here the answer is option number D. Question number 16. Which of the following does not represent a ray in the given figure? Now before we start analyzing the options, let's talk about the ray. Ray is a part of a line which is extended only in one direction. It has one starting point and the other point is extended indefinitely.
let's name this point as point O and this as A. So this is ray OA, which is starting from point O and extended indefinitely in the direction of A. It is a ray. So ray we know has one end point, it has no fixed length, and it cannot be drawn on a plane. Sorry, it cannot be drawn on a paper. We can only draw its diagram. Now let's go ahead and analyze the options. First option is AB. Let's analyze AB. Now AB, starting from point A and ending at point B, AB is a line segment. BC is starting at B, ending at C. It's also a line segment. Two endpoints, fixed length, line segment. Since they are line segment, let's make the symbol. AC starts at A, ends at C. AC is also a line segment. So answer is none of these represent a ray. Answer will be all of this. AB is not a ray, BC is not a ray, AC is not a ray. So all of these does not represent a ray. Answer will be option number D. इनमें से कोई भी AB, BC, AC कोई भी रे नहीं है, तो ये सभी रे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसीलिए हम आंसर ऑप्शन D लगाएंगे. Now in this figure the actual rays are ray AM, ray AN and ray BO, and the given options are not ray. Answer is option number D.